उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब एक तरीके से लगभग समाप्ति की ओर है। मतदान आखिरी चरण के मतदान के लिए जो प्रचार का काम होता है समाप्त हो चुका है। 7 तारीख को अब मतदान होने हैं। सबकी निगाहें इस बात पर लगी हुई हैं कि चुनाव में परिणाम क्या होंगे। 10 मार्च को मतगणना होगी, तभी पता चलेगा। आखिरी चरण में वाराणसी और उसके आसपास के इलाकों में मतदान होना है 7 मार्च को। मैं भी इस समय वाराणसी में हूं और मेरे साथ कुछ पत्रकार लोग हैं जो वाराणसी के भी हैं, लखनऊ के भी हैं। कुछ लोग यहां पर लगातार कवर कर रहे हैं। इन लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या माहौल है पिछले 3 दिनों से बनारस में और बनारस के आसपास के ज़िलों में जहां 7 तारीख को मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के विपक्ष के अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, सारे नेताओं का यहां लगातार जमावड़ा बना हुआ है। हमारे साथ परिचय करा दें, अजय सिंह जी हैं, एनडीटीवी में बनारस में यहाँ पर संवाददाता हैं। विक्रांत दुबे जी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं लखनऊ में। गिरीश दुबे जी हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन लोगों से हम जानना चाहेंगे कि क्या सिचुएशन रहा। ख़ास तौर से अजय जी से हम बात करेंगे। अजय जी, जब मैं बनारस में पिछले 3-4 दिन से हूँ तो वैसे तो बहुत सारी बातें हो रही थी कि पिछला प्रदर्शन बीजेपी शायद न दोहरा पाए या दोहरा पाए, ये सारी बातें। लेकिन जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं दोहरा पाएगी, तो लोगों का कहना था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 दिन यहाँ कैंप करेंगे तो सारा माहौल बदल जाएगा। तो आप मुझे बताएं कि क्या सच में ये माहौल बदल गया? देखिए, उतना कुछ फर्क पड़ा है, लेकिन एक जो शिथिलता थी, जो जोश में जो एक कमी थी, उसमें थोड़ा स्पंदन दिख रहा है। लेकिन आप कहिए कि पूरी लहर उठ जाए और उस लहर में बहुत सी चीज़ें जो विरोध के स्वर थे या जिन बातों का विरोध था वो बह जाए, ऐसा नज़र नहीं आया। उसके पीछे एक कारण है। जब उनका जुलूस निकल रहा था तो उस जुलूस में जो लोग शामिल होने आए थे, जो लोग भाजपा का पट्टा पहने थे, जो लोग जो है उनका प्रचार कर रहे थे, उनसे जब हम लोगों ने बात किया, उनसे जब जानने की कोशिश की, तो कुछ ऐसी सीटें हैं, बनारस की 4 सीटों पर उन लोगों ने कहा कि प्रत्याशी गलत देने की वजह से इस तरीके की समस्या खड़ी हुई है। और पहली बार इस चुनाव में समीर जी आपको बताएं कि स्थानीय मुद्दे देखने को मिल रहे हैं। यानी लोग लोकल बातों पर या स्थानीय मुद्दों पर बात करके वोट की मतलब डालने की बात कर रहे हैं कि कैंडिडेट ख़राब है या कैंडिडेट आता नहीं था या ये काम नहीं हुआ या हमारा ये नुकसान हुआ या हमें नौकरी चाहिए या हमें इस तरीके की चीज़ें ज़मीन पर देखने को मिली। तो आप कहिए कि जो 2017 का जो वेव था, जो लहर था, वो फिलहाल इसमें मतलब दिखाई नहीं पड़ा। यानी स्थानीय मुद्दे, जो विश्वनाथ कॉरिडोर है, इसका इतना प्रचार प्रसार किया गया और सारी चीज़ें हैं कि मंदिर राम को लाने वालों को हम लाएंगे, तो क्या ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हावी नहीं दिखी? बिल्कुल नहीं, इसका बल्कि उल्टा रिएक्शन हुआ। अब बताऊँ मैं कि एक सिपाही खड़ा था और जब ये जा रही थी इनकी रोड शो, तो एक गाना जो उनका बज रहा था, जो आपने जिक्र किया कि जो लोग राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो वो रिएक्शन आया वहाँ से 2 लोगों का खड़ा कि राम को ये लाए हैं कि राम हमको लाया है, हम राम को लाए हैं। तो ये इस तरीके के भी रिएक्शन देखने को, भले ये रिएक्शन 100 में 2 नज़र आए हों, लेकिन 2 नज़र आए। दूसरी बात ये थी कि जो विश्वनाथ कॉरिडोर है, तो विश्वनाथ कॉरिडोर में जिन लोगों को आपने विस्थापित हुए, तो वहाँ पर जिनके मकान थे, ठीक है, उनको मुआवजा मिला। तो वो जो मकान थे, अगर आप मानिए कि अगर उनके तकरीबन 4000 या 5000 वोट थे, वो कहीं चले गए, वो बीजेपी के कोर वोटर से, अब वो वोट करने नहीं आएगा, वो वहाँ नहीं आएगा, वो सीधा नुकसान आपका होगा। दूसरा, जो दुकानदार थे, छोटे छोटे दुकानदार थे, तो अगर आप कभी गुदौलिया के इलाके में जाइए तो आप देखिए कि फूलों की जो दुकान आपको दिखेगी, तो अटैची की दुकान है या वहाँ पर कोई फूल दूसरे चीज़ की दुकान है, परचून की दुकान है, उसके बाहर छोटी सी जगह लेकर के वो फूल माला बेच रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी पहले पक्की दुकान थी, अब वो विस्थापित हुआ है, वो चाहता है विश्वनाथ कॉरिडोर में दुकान मिलना। वहाँ पर दूसरे तरीके के टेंडर्स निकल रहे हैं, तो इसको लेकर के मन में बहुत संशय है और ये संशय अगर दूर नहीं किया गया तो वो उनके खिलाफ भी जा सकता है। ठीक है। विक्रांत जी, आपने और जगह का भी देखा है चुनाव प्रचार, और जगह भी आप गए हैं, यहाँ भी बनारस में भी छठे फेज़ में देखा। अगर हम 7वें फेज़ की बात करें तो यह दूसरे चरण के जो मतदान हुए हैं उन इलाकों से यहाँ क्या आपको फर्क दिखाई दे रहा है?
देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 6 चरण के मतदान हो चुके हैं, लास्ट फेज़ का यहाँ पे मतदान होना है। और ये मतदान चूँकि लास्ट फेज़ का है तो सारे नेता अब 7वें चरण के लिए बनारस में है। केंद्र बिंदु बनारस बना हुआ है जहाँ हम लोग इस समय खड़े हुए हैं, और बनारस ही 7वें चरण का मुख्य केंद्र और रोमांच कह लीजिए। चुनाव 2014 से हम लोग अगर हम देखें, मोदी युग की बात करें, मोदी जी के आने के बाद से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से जो माहौल बदला है, एक वेव चलती रही, एक आंधी इस तरह की आंधी चली कि उसमें अब किसी की बात नहीं हो रही थी। ठीक है, ये 2014 में रहा, यहाँ पे कोई भी आया तो लोगों ने किसी की बात नहीं सुनी। लोग चाहते भी थे कि इसके पहले जो सरकार थी उसके खिलाफ जिस तरह का माहौल बना था, और मोदी एक नई दिशा, नई उमंग, नए जोश के साथ आए थे, तो लोग उनके साथ थे और बनारस ने जमकर उनका स्वागत किया। 2017 में सारी सीटें, 2014 में और 2017 में, 17 में आप बनारस की 8 विधानसभा सीटों में, और 8 मिली, गठबंधन को मिला, एक सुभाषपा को, एक जो है अपना दल को। लेकिन उसके बाद मोदी जी ने बनारस में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में काम भी बहुत किया। कमलापति त्रिपाठी के बाद से अगर बनारस में कहीं काम हुआ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण 84,000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं, परियोजनाएं बनारस में आई हैं। उसके बाद अगर इस बात की चर्चा है कि बनारस में बीजेपी 3 सीट हारेगी कि 4 सीट हारेगी, तो ये दुर्भाग्य है, ये सबका दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ा फेल मोदी तंत्र का है कि मोदी इन चीज़ों को देख क्यों नहीं पाए कि बनारस में ये जहां मार्जिन की बात होती है। आज कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि शहर दक्षिणी जो 89 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास है, वहां पर दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा होता था, सोच भी नहीं सकता था कि यहां जीतेंगे। लोग कहते थे कि यहां तो चुनाव हारने के लिए लड़ा जा रहा है। आज वहां पर इस बात की चर्चा हो रही कि बीजेपी जीतेगी या नहीं जीतेगी। वो संसदीय, वो विधानसभा क्षेत्र जो पूरे देश में, जिससे हिंदुत्व की लहर पैदा की जाती, जिसके लिए बड़ोदरा छोड़कर मोदी जी बनारस में आए, नरेंद्र मोदी बनारस में आए, और यहीं से एक वेव, एक तूफान निकला, और जिस पर आज चर्चा हो रही है। आज वहाँ हम हारने की बात कर रहे हैं। क्यों? जो अभी अजय जी ने कहा बहुत बड़ी बात है। बात यह है कि इसके पहले मोदी पे चुनाव हो रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे जब बात मुद्दों की आए, छोटे मुद्दों की बात आए, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोकप्रियता में कमी आ रही है, स्थानीय लेवल पर चीज़ें खराब हो रही हैं। लेकिन अब सवाल फिर आता है, जब श्रेय आपका होगा तो जीत आपकी, तो हार आपकी। तो आज बनारस में 3 दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और नरेंद्र मोदी जिस मेहनत के साथ, जिस जो कठिन मेहनत कह सकते हैं हम, कोई प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में अपने नेता को जिताने के लिए इतनी मेहनत नहीं करेगा। यहीं प्रियंका गांधी हैं, प्रियंका गांधी भी बनारस में हैं, अखिलेश यादव भी बनारस में लगातार हैं, लेकिन इतनी मेहनत उन्होंने नहीं की है। वो अपने यहाँ से कैंट विधानसभा क्षेत्र के राइस मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं, उनके रोड शो में नहीं गई, उनके सभा में नहीं गई, जो भी कारण हो, भीड़ नहीं थी या नहीं आई, जो भी। लेकिन वहीं नरेंद्र मोदी, अगर उनको पता भी चलता है कि यहाँ भीड़ नहीं है, तो उसकी व्यवस्था करते, माने हमें किसी कीमत पर जीतना है। तो क्या ये इसका ये, हाँ जी बताएं। कि पहली बार समीर जी बनारस में जो रथ यात्रा चौराहे से गोदौलिया के बीच में समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा परचम एक देखने को मिला, और ये उसी विरोध का ने एक हिम्मत दी कि अखिलेश ने उसको रोड शो किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सीट हमारी निकल सकती है, और ज़रा सा अगर इसे पुश कर दिया जाए तो ये निकल सकती है। इसलिए अखिलेश यहाँ आए, जबकि उस सीट का इतिहास ये रहा है कि आप 7 बार श्यामदेव राय चौधरी रहे, फिर नीलकंठ तिवारी पर भी उन्होंने भरोसा दिलाया, और वो बनारस का दिल है, पक्का महाल जो कहलाता है वो बनारस का दिल है। जो बनारस का जो बनारस का खान पान है, वहीं से पहचान होती है। अगर बनारस के दोहे में कहें तो वहीं लोग ये कहते हैं कि पहले रगड़ान, फिर निपटान, उसके बाद स्नान, फिर थोड़ा सा मधुर जलपान, फिर जमाइए एक बीड़ा पान और पूछिए पहचान, तो कहेंगे ई हो राजा बनारस। उस राजा बनारस, उस बनारस के अंदर अगर इस तरीके की चीज़ें और अखिलेश का एक जुलूस निकलता हो, तो मैंने कल भी देखा कि पहली बार ऐसा हुआ कि समाजवादी पार्टी का वो ध्वज लहराया और लोगों के अंदर एक जोश नज़र आ रहा था। तो कहीं ना कहीं तो ये एक असंतोष है ना, और इस असंतोष का कारण भी होगा इसका। जी हाँ, उसी बात पे पूछ रहे हैं कि गिरीश जी, आपको क्या लग रहा है कि ये जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने आखिरी चरण में आकर के 3 दिन यहाँ कैंप किया, बहुत बड़ी बात है। हमको तो नहीं लगता कि कोई प्राइम मिनिस्टर, जितनी मेरी जानकारी में है, एक
अपनी संसदीय सीट पे इतने दिन तक रहे और विधानसभा चुनाव का प्रचार करे, तो क्या उन्हें यही आशंका थी क्या कि 8 जो सीटें हैं जो पिछली बार जीती थी बीजेपी गठबंधन ने, एनडीए गठबंधन ने, उनको लग रहा है कि ये सारी सीटें जो है इस बार नहीं आ पाएंगी? नहीं, दरअसल मोदी जब चुनाव लड़ते हैं, जब से नगर निगम का जब चुनाव था तब भी वो 2 दिन यहाँ पे समय दिए। पिछला चुनाव जो 17 का था उसमें भी उन्होंने समय दिया, 3 दिन समय दिया। कोई भी चुनाव हमको लगता है कि मोदी या भाजपा हल्के में नहीं लेती है, पूरी ताकत लगाती है। और लोकल इशू पर भले लोग किसी का विरोध करते हों, किसी का समर्थन करते हों, हर आदमी का अपना स्वार्थ है, अपना वो उनका वो है एटीट्यूड है कि हमारे यहाँ नीलकंठ तिवारी आए नहीं, हमारे यहाँ वो रविंद्र जायसवाल नहीं आए, अवधेश सिंह नहीं आए, स्थानीय नेताओं के स्थानीय। लेकिन कर देंगे किसको आप? कल जो रोड शो का जो भीड़ दिखी हमको, हम तो मोदी वाले में भी थे, अखिलेश वाले में भी थे, जो भीड़ मोदी में थी मान लीजिए स्वाभाविक रही या जो भी से भी आई गई, अखिलेश में रिपरकेशन वाली भीड़ थी। तमाम मुसलमानों को ये लग रहा था कि यहाँ पे इनकी भीड़ है तो हमको भी दिखाना चाहिए कि यहाँ पे हमारी भीड़ भी है। ये जो वही उनके भीड़ में जो हजारों लोग चल रहे थे, कोई नहीं डर रहा था। इनकी भीड़ में चलने वालों के लिए लोग किनारे सड़क से भाग जा रहे थे कि ये सपा का रोड शो हो रहा है। ये अंतर है इनके रोड शो, इनके रोड शो में। मोदी कोई भी चीज़ हमको लगता है कि भाजपा पूरी ताकत लगाए हुए है, पूरी सारी मशीनरी यहाँ बैठी हुई है। ये जो आपने बात कही कि प्रधानमंत्री नगर निगम के चुनाव में भी आकर के और समय देते हैं, मुझको ये बताइए, हम लोग लखनऊ में, दिल्ली में इसकी अक्सर चर्चा होती है कि प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से हर चुनाव में, कि प्रधानी के चुनाव से लेकर के और लोकसभा तक के चुनाव में वो इतना अगर समय दे रहे हैं, तो उसको यहाँ के स्थानीय लोग, स्थानीय पत्रकार, आप लोग किस तरीके से लेते हैं? एक मिनट, इस पर मैं बात करूँगा। मैं उसी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, शहर दक्षिणी की, जिसको जिताने के लिए मोदी जी ने यहाँ पे डेरा डंडा डाला। अच्छा, उसी के लिए आए हुए हैं? नहीं, उसी के लिए नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब वही सबसे ज़्यादा मैं मतलब आज के डेट में भाई, कल का रोड शो कहाँ हुआ? उत्तरी से शुरू होकर दक्षिणी में खत्म हुआ। 70% इलाका वही था। देखिए, इसमें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करेंगे कि हारते हुए चीज को जीतना, किसी भी कीमत पर जीत चाहिए, ये तारीफ की बात है। लेकिन फिर वही बात है कि इतनी मेहनत करने के बाद ऐसी नौबत क्यों आई? अगर हमने काम किया है तो नौबत क्यों आई? अब हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, शहर दक्षिणी विधानसभा इसलिए बनारस में चर्चित थी। दादा श्यामदेवराव चौधरी जो 365 दिन मेहनत करते थे, चुनाव के दिन वो आदमी आराम से कचौड़ी खाता था। हम लोगों को याद है, हम लोग निकलते थे कवर करने के लिए, सारे प्रत्याशी दौड़ रहे हैं और चुनाव में श्यामदेवराव चौधरी नहीं दौड़ते थे। कहे हमने 365 दिन यहाँ पे दौड़ा, फिर चुनाव के दिन क्यों दौड़ेंगे? तो यह भी एक चीज़ थी, जो चीज़ कहीं ना कहीं से ख़त्म हो रही है। एक लाइन और समझ लीजिए कि बनारस मोदी जी को समझ लिया, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं से मोदी जी बनारस जी को नहीं समझ। आप बताएं, मोदी जी बनारस को नहीं समझ? नहीं, मोदी ने पूरा बनारस को समझा है और बनारस भी मोदी को समझ रहा है। ऐसा कोई कारण नहीं है जो ये लगे कि मोदी न बनारस को समझ पाए, न बनारस वाले मोदी को समझ पाए। क्या नहीं बनारस में दिया मोदी ने, या अपने संसदीय क्षेत्र में एक प्रधानमंत्री देता है, क्या नहीं दिया? रायबरेली भी देख लीजिए, रायबरेली में भी उतने दिनों तक प्रधानमंत्री थी। बहुत कुछ है रायबरेली में भी, ऐसा नहीं है। क्या है मतलब, क्या बनारस में जो नहीं है जो रायबरेली में कर दिया गया हो? आज तक सर्किट हाउस नहीं बन पाया रायबरेली में, बता दीजिए बना है, अब जाके बना है। तो एक छोटी चीज़ है, उसमें कोई बात नहीं कि वो उनके यहाँ कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन एक प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में इतने बार टाइम दे, ऐसा हमको नहीं लगता कि कोई दुनिया में हुआ या कब ये इनकी बात एकदम सही है, कोई दिया हो। अच्छा, खैर, एक अब दूसरे बिंदु पर हम आते हैं कि आप जो बनारस के आसपास का अगर इलाका देखें, आप लोग लगातार, अजय जी आप भी और आप भी कवर कर रहे हैं, तो ये सबसे चुनौतीपूर्ण, छठे और सातवें फेज़ का ही चुनाव जो था, सबसे चुनौतीपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए लग रहा था। अभी क्या मोदी जी के कैंप करने के बाद क्या उनमें स्थितियां और मजबूती आई है, या फिर ऐसा कोई खास फर्क नहीं दिखाई पड़ा? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है। हम भी तीन चरण हम भी कवर किए, फतेहपुर से लेकर के बांदा ओदा इधर हम कवर किए। हम ढूंढते रहे कि कोई कारण बताए कि किस मुद्दे पर आप वोट नहीं देते हैं। पिछली बार दिए और इस बार नहीं देंगे, कौन सा कारण है?
कोई बता नहीं पा रहा था। बता क्या रहा था? बदलाव की बात कर रहा था। जैसे मान लीजिए ये सीएम है, इनसे कुछ हमारी व्यक्तिगत टसल है तो हम इनको वोट नहीं देंगे, या हमसे इनका नहीं हो जम पाया हम इसको लेकर के थे, या जाति का मामला है, जाति में इस बार हम नहीं देंगे, या लग रहा है कि ये हो गए, इनको थोड़ा बदलना चाहिए। कोई जेन्युइन कारण कोई नहीं बता पाया। आज तक हम पूरा तीनों चरण कवर करते हुए आए, ये चौथा चरण कवर करेंगे अगर 7 तारीख को कवर करें। जेन्युइन कारण तो नहीं बता पाया, लेकिन मतदाता बदलाव की बात तो करता हुआ मिला। वही जात की बात करता है, यानी जाति के ही आधार पे वो बदलाव की बात कर रहा है। अजय जी, ये बताइए कि जो अखिलेश यादव ने, खासतौर से चूंकि हम इसलिए बात कर रहे हैं कि ज़्यादातर सीटों पर मुख्य मुकाबला जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच दिख रहा है। हालांकि बनारस की 2-3 सीटें ऐसी हैं जिसपे कांग्रेस भी दमखम दिखाती नज़र आ रही है, बसपा भी 1-8 सीटों पर, 2 सीटों पर। लेकिन मैं पूरे इस पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ कि क्या जो बैकवर्ड, खासतौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी ने अपनी ओर लिया, तो ये क्या इसकी वजह से बीजेपी कुछ बैकफुट पे आई? क्योंकि बहुत सारे, आपने भी कहा कि तमाम ऐसे जगहों पे टिकट दिए गए जिसको कि लेकर के पार्टी में भी नाराजगी। 100% स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी से समाजवादी पार्टी में जाना और उनके साथ 10-12 और लोगों के जाने का मतलब हुआ कि जो ये बात हो रही थी कि बीजेपी 70% से ज़्यादा सीटें बदलेगी, अंत में उन सीटों का बदलाव नहीं किया और अपने उन्हीं लोगों पर उन्होंने, मतलब वो रिस्क लेने के दांव में नहीं आई। क्योंकि 2017 में देखिए बहुत छोटी छोटी जातियों के गणित को बना करके उसका एक पुल बना करके और उस पुल के जरिए सत्ता तक पहुंची थी, 300 सीट पहुंची थी। वो पुल के कई पिलर टूटे, जिसमें एक मजबूत पिलर ओम प्रकाश राजभर का था। इस बार मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं देख के आया हूं, कि अपना दल कमेरावादी को भी आप कम नहीं आंक सकते हैं। वो भी खड़ी हुई है, क्योंकि पल्लवी पटेल जिस तरीके से सपा से जाकर के केशव मौर्य को चुनौती दी, आप भी घूमे होंगे, तो वहाँ जिस तरीके का एक उत्साह देखने को मिला होगा आपको, भले हार जीत कुछ भी हो। तो क्या है कि छोटे छोटे दलों में अखिलेश आगे निकले गठबंधन के दौर में और परसेप्शन देने में आगे निकले कि हम छोटे दलों को ले रहे हैं। अलग बात है कि बाद में भाजपा ने भी निषाद पार्टी को जोड़ा और दूसरी पार्टी को जोड़ा, लेकिन जो कुशवाहा की पार्टी है या और लोगों की पार्टी है, उनको लेकर के पूर्वांचल के इस गढ़ को अखिलेश एक मजबूत किला बनाने की कोशिश की और उस कोशिश में कुछ कुछ कामयाब होते भी नजर आए। बीजेपी उसमें थोड़ी सी पीछे नजर आई। जो 2017 में वो सबसे आगे फ्रंट फुट पर खेल रही थी, यहाँ पर वो बैक फुट पर हुई और बैक फुट की उस कमी को दूर करने के लिए उसने अपने पुराने साथियों पर ही उसने एक तो भरोसा किया। दूसरा क्या किया कि जो मुद्दे की बात है कि अगर आप जोड़िए कि क्या प्लस पॉइंट इनके हैं और क्या प्लस पॉइंट उनके हैं, तो अगर आप योगी के प्लस पॉइंट, अगर आप मोदी मतलब बीजेपी का प्लस पॉइंट देखिए तो आप ये कह सकते हैं कि योगी जी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर सकते हैं कि उनसे आपको बेहतर नज़र आया जो उन्होंने उसको मुद्दा बनाया। आप ये कह सकते हैं कि जो अनाज दिया गया या जो 2.5 लाख का मकान दिया गया, वो भी एक ज़मीन पर एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। आप एक फैक्टर ये भी आप गिना सकते हैं कि काशी में जो कॉरिडोर बना या अयोध्या में जो बन रहा है, तो जो हिंदू के लिए एक अस्मिता थी वो एक उनके लिए एक ज़्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन अब सपा का भी देखिए, तो समाजवादी पार्टी का देखिए कि समाजवादी पार्टी ने जातियों के गठबंधन को सबसे ज़्यादा किया। दूसरा, उसने भरोसा दिलाया कि हम आने पर नौकरी में पेंशन देंगे, ओल्ड पेंशन देंगे, मांग थी। उसने भरोसा दिलाया कि हम शिक्षा मित्रों की बहाली करेंगे। उसने ये भरोसा दिलाया कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उसने ये भरोसा दिलाया कि हम भर्ती निकालेंगे और सेना में भर्ती कराएंगे और सिपाही की भी भर्ती कराएंगे। उसने ये भरोसा दिलाया कि जब हम आएंगे तो हम एक नया, एक अलग तरीके का वो बनाएंगे जिसमें कि शिक्षा से लेकर के रोजगार से लेकर के तमाम संसाधन को, तो ज़मीन पर ये मुद्दे ज़्यादा नज़र आए और इसीलिए लोगों ने बदलाव की बात कही है। क्योंकि ये गिरीश जी कुछ कहना चाह रहे थे आपसे। गिरीश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अजय जी बात कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में ये माहौल देखने को मिला, खासतौर से तीसरे चरण के बाद, पहले दूसरे चरण में भी, कि बेरोज़गारी को लेकर के युवाओं में बड़ी नाराज़गी थी और हर जगह मुखर होकर के दिखाई पड़ी। बनारस और उसके आसपास के इलाकों में नहीं था क्या? नहीं था। अब बेरोजगारी ऐसा मुद्दा है कि कोई भी ऐसा नहीं सरकार है जो कह दे कि हमने 100% बेरोजगारों को ख़त्म कर दिया।
रोज़गार दे दिया। ये तो हाइपोथेटिकल मुद्दा है, कभी भी ये चलेगा, हमेशा चलेगा कि रोज़गार नहीं दिया, बेरोजगार नहीं, पूरे 5 साल में भर्तियां निकली ही ना हो, तमाम विभागों में और वैकेंसीज ही ना आई हो, ऐसा भी नहीं। नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ है। किसमें भर्ती नहीं आई है? पुलिस की भर्ती भी हुई, दरोगा की भर्ती भी निकली है, अभी निकली चल रही थी, शिक्षक की भर्ती हुए। अब ये अलग बात है कि उस पर मुकदमा चल रहा है या जो भी चल रहा है, वो तो अखिलेश यादव के ज़माने में भी चलता था, मुलायम सिंह भी चलाते थे, तो वो चलते थे। रोज़गार कभी 100% नहीं दिया जा सकता, कोई भी सरकार दावा नहीं कर सकती। सवाल ये है कि हमने कहा ना कि जात के आधार पर ही ये जो विपक्ष है इनका, अखिलेश जी का, ये जात के आधार ही इनका प्रमुख है। वो आते हैं, उनका रिकॉर्ड है कि 330 वैकेंसी निकलती है तो उसमें 290 यादव होते हैं, ये उनका रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है। वो भर्ती निकालेंगे, पक्का निकालेंगे। वो शिक्षा मित्रों को वही करेंगे जो करते आए हैं। ये दावा करना और करवाना, 300 यूनिट जो बिजली नहीं दे पा रहा था वो 300 यूनिट कहाँ से फ्री देगा, ये जनता अब समझने लगी है। जो राशन पा रहे हैं 80 करोड़ लोग, जो घर पा गए हैं, जो सड़क अच्छी देख रहे हैं, ये इस विश्वास को भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं, आपको लग रहा है कि जो राशन दे रहे हैं तो राशन मिलने के एवज में वोट देंगे? बलिया गए, मोदी नगर एक है, जिसमें जो मड़ैया में रहते थे उनका घर बन गया है, उन्होंने मोदी नगर नाम रख दिया है। कैसे नहीं वोट देंगे? वो कहते हैं कि हम उठते हैं सवेरे। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं भी पूरे प्रदेश में घूम रहा हूं तो मुझे नहीं लग रहा है कि जितने लाभार्थी हैं वो सारे के सारे जा करके वोट दे रहे हैं। आप बताएं विक्रांत जी, क्या? नहीं, देखिए एकदम सही बात है। क्योंकि कुछ लोग, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बड़ी चर्चा हो रही है कि जो लाभार्थी है वो एक वोटर कम्युनिटी बन गई है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय अगर निचला तबका जो लाभार्थी की जिसकी बात कर रहे हैं, बिजली फ्री, शौचालय, घर और राशन, इसका असर निश्चित तौर पर आएगा। हम भी कई जगहों पे गए और वहाँ पे उन लोगों ने बोला, हो सकता है कि देखिए ये भी हो सकता है कि हम बोल रहे हैं वोट न दें, लेकिन हम जितनी जगहों पे गए हैं, मुझे तो एक महिला ने दिखाया कि भैया आवा हमारे घरे में दिखा, ये मोदी जी राशन दे ले हुआ, और राशन के साथ साथ ये जो झोला है ना, ये हमारी सुरक्षा है, जिसमें योगी और मोदी की तस्वीर लगी थी, और बोला कि पहले बड़की बिरादरी वाले जब चाहें तब हम लोग के, मतलब अपने लोकल लैंग्वेज में उसने कहा कि हम लोगों को जब चाहे तब भड़का देते थे, डरा देते थे। अब हम कहते हैं कि यहाँ फ़ोन करेंगे। ये उनके अंदर भरा भी। और बीजेपी जहाँ अगर प्रभाव कहीं दिख भी रहा है बीजेपी का, जहाँ है, ऐसा नहीं कि बीजेपी गायब हो गई है और बहुत ऐसे मुद्दे हैं, वहाँ पर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये वोट अगर उनको प्लस होता है, जो कुछ जगहों पे दिख रहा है, तो बीजेपी कहीं से बहुत ख़राब स्थिति में नहीं है। और बीजेपी का जो लॉ एंड ऑर्डर का जो ये एक बहुत बड़ा विश्वास है। हम जगहों पे जा रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि भैया सुरक्षा के नाम पर बीजेपी से अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती। हालांकि सुरक्षा के नाम पे जब बात की जाती है तो सारे ज़्यादातर लोग बीएसपी की सरकार का भी जिक्र करते हैं। एक आखिरी सवाल, अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या लग क्या रहा है कि जो स्थिति होगी, कि अब 7वें चरण की अगर बात करें तो पिछली वाली ही स्थिति रहेगी बीजेपी के लिए? बदलाव होगा तो किस तरह का बदलाव? नहीं, देखिए, ये जो इसमें 54 सीटों पर एक तरीके से देखा जाए तो जो ये पूर्वांचल के 7वें चरण में चुनाव हो रहा है, तो इसमें जो अगर आप देखिए तो अगर जो बनारस में अगर आपके पास 8 सीट है तो आजमगढ़ में 9 सीट है, जो आपके उस पैरेलल को चीज़ों को बराबर करती है। वहाँ बीजेपी 1 सीट जीती थी, ज़्यादातर वो आजमगढ़ में लेके गई थी। आप यहाँ 8 सीट आप यहाँ जीते थे। पिछली बार आपने ज़्यादा संख्या में सीटें जीती थी, लेकिन इस बार आपको कई जगहों पर चुनौती मिल रही है। वो चुनौती आपको गाज़ीपुर में मिल रही है, वो चुनौती आपको मऊ में मिल रही है, वो चुनौती आपको चंदौली में मिल रही है, वो बनारस में मिल रही है, और इस सोनभद्र में आपको चुनौती मिल रही है। तो इस तरीके के इलाकों में भी आपको चुनौती मिल रही है। यानी कहने का मतलब कि जहां आप सब जीते थे, उन जिलों में आप 1-1, 2-2 सीट अगर भी हार रहे हैं तो एक बड़ी मार्जिन की जीत आपसे खसक रही है। और आपका जो 2017 की स्थिति थी वो तो नहीं होने जा रही है, कहीं से होती नहीं दिख रही है। हो जाए तो बात अलग है, लेकिन वो फिलहाल नहीं दिख रही। जो लाभार्थी वाली बात कर रहे थे, तो जैसे हम लेबर चौराहे पे गए, मजदूरों से बात करने लगे, वही ना लाभार्थी हैं। जब हम उनसे बात करने लगे तो हमने 15 लोगों से बात किया। 15 में 8 लोगों ने ये कहा
कि हम परिवर्तन चाहते हैं। महंगाई और दूसरा सिलेंडर को लेके कि एक पहले हम 1,000 रुपया में खा लेते थे, कंडा बन जाता था साल में, अब 1,000 रुपया महीना खर्चा करना पड़ा, पहले साल में हो जाता था। इस तरह की बात आई। उसी समय उसी जगह एक दूसरा मजदूर उसका काउंटर करने लगा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक मजदूर ने कहा कि हम नमक खाए हैं, ये भी बात आई कि हम नमक, लेकिन उसको काउंटर करने वाले 4 मजदूर आ गए कि महंगाई बहुत है। वहाँ पर मुझे हाई स्कूल और इंटर किए हुए लड़के भी मिले जो मजदूरी कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मुझे नौकरी चाहिए, मेरा उम्मीद है। तो जो सेना की भर्ती, आप हर गांव में आप जाइए तो अल सुबह आपको 100 से ज़्यादा बच्चे जो है 50 पूर्वांचल के कई जिलों में इस तरह तैयारी करते आपको सुबह आपको तैयारी कर, और वो 3 साल से वैकेंसी ना आने से ओवर एज हो रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि कोविड का बहाना करके आप वैकेंसी नहीं निकालते हो और कोविड के उसके करके आप रैली निकालते हो। तो ये एक आक्रोश है। ये आक्रोश अगर कहीं उनके खिलाफ गया, धर्म और जाति से ऊपर गया, तो ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और अगर नहीं गया तो जैसी स्थिति है तो कोई बात ही नहीं। क्या कहते हैं विक्रांत जी आप? निश्चित तौर पर हम इससे सहमत हैं, लेकिन आज भी जाति का मुद्दा वो बड़ी मजबूती से स्टैंड कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में फ़ायदा तभी होगा, सरकार में वो तभी आ पाएंगे जब उन्होंने कोरोना के दौरान जो राशन बांटा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हुआ है, जो बच्चों को बैग पहले दिया जाता था खरीद कर, वो पैसा सीधा गया है। ये सारी चीज़ें अगर असर डालती हैं तो बीजेपी की फिर से वापसी होगी। हालांकि 2017 की स्थिति में बीजेपी नज़र नहीं आए, फिर से दिखेगी नहीं। 2017 की स्थिति नहीं होगी। गिरीश जी, आप वैसे आप काफ़ी मुझे आशान्वित दिख रहे हैं। हम देखिए एज ए जर्नलिस्ट हम जो देखे अभी तक 3 चरणों में, जाति अगर चला और चल रहा है तो ये मुद्दा तो भी वो स्थिति नहीं आने वाली है। 17 वाली नहीं चलेगा, तब भी एंटी इनकम्बेंसी नाम की एक चीज़ भी होती है जो 17 के स्थिति को नहीं बरकरार रख पाएगी इस चुनाव में, हमने जो देखा अभी तक। बाकी जो इन्होंने किया, उसने किया, उन्होंने नहीं किया। नहीं, हमको ये बताइए कि जाति के ऊपर धर्म का मुद्दा हावी नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पाया है। जाति तो सर्वोपरि है, धर्म तो बाद में। अगर धर्म पे होता तो 80-20 का मामला ये बहुत प्रखर रूप से चलता। 80-20 का मामला नहीं चल पाया, चल नहीं पाया। बात कहनी है कि ये चुनाव एक मायने में बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट लेके आ रहा है। अगर वो बीजेपी के खिलाफ जाता है, अगर वो उस तरीके से नहीं आती या उनकी 100 से ज़्यादा सीटें भी कम होती हैं, तो ये बताएगा कि इस चुनाव में बेरोज़गारी, महंगाई और इस तरीके के मुद्दे चले जो कई चुनावों से गायब थे। और इसका आना, इन मुद्दों का आना या स्थानीय मुद्दों का आना लोकतंत्र के लिए बड़ी बात है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो लगातार चुनाव को कवर कर रहे हैं। बनारस में इस समय हम मौजूद हैं। इन लोगों का ये आकलन है कि बीजेपी सरकार की वापसी हो सकती है या नहीं हो सकती है। होती है तो उसके पीछे कौन से कारण होंगे, नहीं होती है तो उसके पीछे कौन से कारण होंगे। अब बाकी हमें जो सारी जानकारी होगी, इन सब चीज़ों का निचोड़ वो 10 मार्च को मिलेगा जब मतगणना होगी और उसी दिन सारी सीटों के परिणाम आएंगे।